Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So, the topic that we are going to cover today is inflation. सो इन्फ्लेशन जो है मनी सप्लाई चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से क्वेश्चंस का आना ऑलमोस्ट निश्चित है। और जो लोग फर्स्ट टाइम जैप टारगेट 50 सीरीज की वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है इट एम्स टू कवर 50 टॉपिक्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपके अपकमिंग नवंबर 2026 के एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने एक मतलब हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये आपकी प्रेपरेशन को एक डायरेक्शन देने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो आप इन्हें चेकआउट जरूर करिए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन ओवरऑल प्राइस लेवल में एक राइज देखने को मिले और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो कंसिस्टेंट लेवल्स पर बढ़ते रहें, वो एक लंबे समय के लिए, सस्टेन्ड टाइम के लिए कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर मार्केट में कोई एक चीज महंगी हो गई, कि सिर्फ एप्पल्स हैं, एप्पल्स का दाम इस बार महंगा हो गया, तो दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। द एप्पल्स प्राइस मे बी इन्फ्लेटेड बट it is not overall economic inflation. Inflation happens when overall the general price level of goods and services increases. तो ब्रेड अगर है, अगर 20 रुपए का पैकेट मिलता है और अब वो 50 रुपए का मिलने लग गया, तो सिर्फ ब्रेड ही महंगी नहीं हुई, वीट, ठीक है, जो शुगर इसमें थोड़ी बहुत डल रही है, हर एक चीज, आटा, शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, एवरीथिंग इज गेटिंग इफेक्टेड एंड ओवरऑल एक प्राइस लेवल में गुड्स एंड सर्विसेज की राइज देखने को मिले। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात क्यों है? क्योंकि इरोजन एंड परचेसिंग पावर हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन को मोस्टली एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट समझा जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल मतलब एक तरीके से स्टेगनेंट है, नॉट स्टेबल बट स्टेगनेंट, चीज़ें चीज़ों के दाम बढ़ ही नहीं रहे, लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, अब इससे पता है क्या होगा? जब एक ही लेवल पर इकोनॉमिक प्राइसेस चलते रहेंगे, तो पीपल विल नॉट फील मोटिवेटेड इनफ टू सेव मोर, टू इन्वेस्ट मोर। ना ही सप्लायर्स को मोटिवेशन मिलेगी कि यार हम थोड़ी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि उनको पता है कि प्राइसेस बढ़ने बढ़ने तो है नहीं, हमें तो उतना ही प्रॉफिट होना है जितना अभी हो रहा है, तो हम क्यों ही एक्स्ट्रा मेहनत करें। So to give a push to the economy, it is important that inflation happens sometimes, but it has to be in a very limited context. It cannot go out of hands. When it goes out of hands, तो दिक्कत आती है, because money supply जो है it gets badly impacted. So fall and erosion in purchasing power होती है इससे, मतलब जो चीज़ आप 100 रुपए की 10 साल पहले खरीद सकते थे, आज की डेट में आप नहीं खरीद सकते, है ना। आज इतनी महंगाई होगी कि 100 रुपए में बहुत कम चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप अगर एक बर्गर और एक कोक लेने जाओ तो उतना ही 100 रुपए में आ पाएगा, लेकिन यही चीज़ 10 साल पहले इसमें हो सकता है आपको दो बर्गर्स, एक कोक, एक साइड डिश, है ना, ऐसे मिल जाए। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। तो दो तरीके की इन्फ्लेशन हमारे पास होती है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। ये डिमांड पुल है, ये डिमांड पुल ऐसे गलत लिखा हुआ है, इट्स डिमांड पुल, राइट। तो डिमांड पुल क्या होती है? जो डिमांड वाले फैक्टर्स की वजह से होती है। अब अगर किसी को डिमांड या सप्लाई में थोड़ा सा भी डाउट है, वो पिछले लेक्चर्स जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत होती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती, तो प्राइस के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है कि भाई तुम थोड़े ऊपर जाओ। जैसे ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लेट्स से आपके पास एक्सक्यूज मी, या सो लेट्स से आपके पास 500 केजीज ऑफ मैंगोज एक ट्रक में भर के आ रहे थे, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ 500 लोग हैं, 500 पीपल, जिन्होंने 1 केजी ईच डिमांड किए थे, है ना। वो चाह रहे थे कि यार इस बार तो मतलब अच्छे आम आने वाले हैं, तो 1-1 किलो हम सब लेंगे। 500 लोग थे एंड वो वेट कर रहे थे कि ट्रक आए और हम मस्त एकदम आम खाएं, है ना। और जो प्राइस है, लेट्स से इट वाज 200 पर केजी, ठीक है। रत्नागिरी के आम है 200 पर केजी। नाउ इस ट्रक को कुछ हो गया, लेट्स से थोड़ा सा बारिश हो गई, आम खराब हो गए, है ना, गिर गए, कुछ समथिंग समथिंग हैपेंड, एंड जो आपके पास पहुंच पाया माल वो था सिर्फ और सिर्फ 300 केजीज। तो ऐसे में क्या होगा? 500 लोग लाइन में खड़े हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम 200 रुपए दे रहे हैं, आप हमें 1 किलो आम दो, लेकिन अब पहुंचे कितने आम? सिर्फ 300 केजी।
ऐसे में सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे नाउ दैट दे विल सी कि यार ये तो लाइन में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, तो दैट फियर ऑफ नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट विल कॉज द इंक्रीज इन प्राइस, राइट। तो सम पीपल विल कोट कि अच्छा एक काम करो हमें दो, हम 150 देंगे, फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो 300 भी देने को तैयार है, आप हमें हमारा 1 किलो दे दो। तो ऐसे में इट द प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू अ लॉट ऑफ डिमांड, पीपल हैव सरप्लस मनी दैट दे आर विलिंग टू स्पेंड, है ना। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये 200 के नहीं बिकेंगे, हो सकता है अब ये 300, 350, 400 के बिके, दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यही चीज अगर सप्लायर साइड से हो रही है, ठीक है, सप्लायर साइड से हो रही है, सप्लायर जो है वो आम का जूस निकाल निकाल कर बेच रहा था, ठीक है, आम का जूस निकाल निकाल कर बेच रहे थे। ये जो एक कैन है ये था 100 रुपीज का। अब इस 100 में से जो मैंगो की कॉस्ट आती थी प्लस जो लेबर की आती थी, प्लस मतलब मैंगो एंड प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग इट इनटू जूस, है ना, और लेबर की आती थी 30 और वो खुद का प्रॉफिट रखता था 20, तो इसके 100 रुपए बनते थे। अब लेकिन लेबर ने स्ट्राइक कर दी कि हम तो 50 रुपए से कम में काम ही नहीं करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, अब डिमांड तो उतनी है जितनी पहले थी, सप्लाई भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन लेबर इज डिमांडिंग मोर, तो राइज इन इनपुट कॉस्ट हो गया। अब 100 रुपए में सिर्फ इसकी इनपुट कॉस्ट, लेबर के 50 रुपए और जो मैंगो जूस बनाने के 50 रुपए वो थे, इसका खुद का प्रॉफिट तो है ही नहीं, जो सप्लायर है उसका खुद का प्रॉफिट तो है ही नहीं, अब वो खुद का प्रॉफिट भी ऐड करेगा तो ये हो गया 120। तो 120 रुपीज जो है इसको लगाने पड़ेंगे, इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट। जब सप्लायर की साइड से कॉस्ट ऑफ इनपुट में चेंज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए, राइट। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में मदद करता है। इट इज़ अ वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ सिलेक्टेड, ये हरे वाली बास्केट जो है ना, दिस इज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू देयर प्राइसेस इन द डेजिग्नेटेड बेस ईयर। अब करना क्या है आपने, अब मैं अगर आपको पूछूं कि आपको क्या लगता है महंगाई कितनी बढ़ी है, तो आपको नहीं पता चल पाएगा, ऐसे आपको ऐसे ही बता दोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक काम करो, ये 4-5 कमोडिटीज हैं, 4 आइटम्स हैं, इनको इस बैग में डालो और देखो कि इसको खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं। आज की डेट में जो पैसे लग रहे हैं इन सेम आइटम्स को, जब आप 10 साल पहले खरीद रहे थे तो कितने पैसे लग रहे थे, और इन चीज़ों को कंपेयर करके आई कैन फाइंड इट आउट, राइट। तो ये जब वेटेड एवरेज हम इंडिविजुअल बास्केट्स का निकालते हैं, एक जो आज की डेट में जो बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है और जो बेस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस था, व्हेन वी कंपेयर दीज टू वी कैन कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। लेकिन ये जो इंडिविजुअल वेटेड एवरेज प्राइसेस हैं बास्केट्स में पड़े हुए गुड्स एंड सर्विसेज के, इनको हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। तो लेट्स से ये सेब संतरे नहीं पड़े, ये गुड्स पड़े हैं और सर्विसेज पड़ी हैं, ठीक है। एक बास्केट है जिसमें आपने अलग अलग तरीके की सामान डाला और सर्विसेज के प्राइसेस डाले, और आपने इनका एक वेटेड एवरेज निकाला, एक वेटेड एवरेज निकाला, इसको आप कहोगे प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ दिस बास्केट इज गिवन टू बी 200 रुपए। आज की डेट में ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाओ तो 200 रुपए के पड़ेंगे। यही अगर आप 2021 में जाते तो ये 150 रुपए के पड़ते। तो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करोगे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिवाइडेड बाय पहले क्या था, बेस ईयर में क्या था, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा नीचे आएगा, तो इन 200 एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज योर इन्फ्लेशन। तो 3 तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, मतलब ये जो बास्केट में हम सामान डाल रहे हैं ना कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स, वो 3 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और फिर आता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये बताता है कि जो बास्केट आप ले रहे हो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, उसमें आप घर का सामान, घरेलू सामान डाल रहे हो। एक कंज्यूमर के पास फाइनल प्रोडक्ट किस दाम पर जाकर बिकता है, उन दामों पर आप कुछ चीजें डाल रहे हो, और वो कुछ चीजें क्या है, वो है फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेज, फ्यूल्स, हाउस मेंटेनेंस, क्लोथिंग एंड पर्सनल हाइजीन, सम टोबैको एंड यू नो कुछ सब्सटेंसेस, एंड मिसलेनियस जिसमें क्या आ जाते हैं आपकी सब्सक्रिप्शंस या सेल्फ केयर का कुछ। तो इन सब चीज़ों के दामों को जब हम बास्केट में डालते हैं और वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है सीपीआई।
ये सीपीआई रिटेल लेवल प्राइसेस पर होता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर को जो प्राइसेस मिलते हैं उसके बेसिस पर होता है। और सीपीआई एंड सीएफपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसका डेटा रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा ऑन अ मंथली बेसिस। हर मंथ ये जो डेटा पब्लिश किया जाता है। सीपीआई का बेस ईयर जो है 2012 है, जिसमें कि हम 100 अज्यूम करते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं 2012 से उसको कंपेयर करना है और उसे हम 100 डिनोट करते हैं। डेटा कलेक्शन, अब ये जो बास्केट्स हैं इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं उनके प्राइजेस भी तो कहीं से आपको असर्टेन करने पड़ेंगे ना, कोई डेटा होगा उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे ना। तो ये डेटा हर हफ्ते इतने अर्बन मार्केट्स और इतने विलेजेस में से कलेक्ट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस डेटा के बेसिस पर ये इंडेक्स कैलकुलेट होता है, जिसकी रिपोर्ट मंथली एनएसओ के द्वारा पब्लिश करी जाती है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में, आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है उसमें सीपीआई कंबाइंड का इस्तेमाल होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। पहले इट वाज होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन 2014 के बाद से इट हैज़ बिन सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, तो 5 तरीके के हमारे पास यहाँ पर सीपीआईज आ जाते हैं, रूरल वाला, अर्बन वाला, कंबाइंड वाला, इन दोनों को लेकर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर वाला और सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर या रूरल वर्कर वाला। डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट होती है दैट इज बेस्ड ऑन सीपीआई आईडब्ल्यू। एंड एक छोटा सा क्यूट सा कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन, जो कि हमें बताता है कि फूड एंड एनर्जी प्राइसेस अगर इसमें से हटा दे तो जो बचे हुए स्टेबल फैक्टर्स हैं उनकी इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है। तो दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। फिर आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेल लेवल पर, जिन प्राइसेस में होलसेल लेवल पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो बास्केट है यहाँ पर लाल है, क्यों है लाल? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, नो सर्विसेज, बिकॉज होलसेल में आप सर्विस प्रोड्यूस करके नहीं रख सकते। ठीक है जी। तो होलसेल लेवल पर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसी प्राइस लेवल पर जब हम कैलकुलेट करते हैं आपकी इंडेक्स को, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा मंथली पब्लिश किया जाता है। ये भी बेस ईयर इसमें 11-12 रहता है और इसमें ये बाइफर्केशन रहती हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड फूड इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके भी एक इंडेक्स है जो कि कोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है ना, जहाँ पे माइनिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो जो कोर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनको लेकर भी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये भी एनएसओ के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये रिटेल लेवल पर नहीं है, होलसेल लेवल पर नहीं है, ये फाइनल प्राइसेस गुड्स के जो मार्केट्स में है और हर एक तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो चीज हमने पिछले वालों में इंक्लूड नहीं करी सब कुछ उठाओ, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, उनको एक बास्केट में डालो और कैलकुलेट कर डालो उनका वेटेड एवरेज। सो दैट इज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, also known as GDP deflator. It is a measure of price level of domestically produced goods and services in the economy. ये एक तरीके से ना हमें ये बताता है कि इन्फ्लेशन का एलिमेंट कितना है और एक्चुअल ग्रोथ जो प्राइस मतलब चीज़ों में हुई है वो कितना है। तो इट इंडिकेट्स हाउ प्राइसेस इम्पैक्ट जीडीपी। एंड ये क्वार्टरली बेसिस पर पब्लिश होता है। पहले वाले दो जो है वो मंथली बेसिस पर पब्लिश हो रहे थे। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। राइट, नॉमिनल जीडीपी मतलब आज की डेट में जो करंट मार्केट प्राइस है चीज़ों का, करंट मार्केट प्राइस। रियल जीडीपी मतलब वो बेस ईयर वाला प्राइस। ठीक है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, इनटू 100 करते हैं, वी गेट अ डिफ्लेटर। सो दिस इज द समरी, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। हमने दो तरीके की इन्फ्लेशन कर ली है, हमने मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन किए जिसमें हमने सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा। So let's try to answer these questions. The WPI CPI data are released every dash in India. So this is monthly basis, right? So A would be the correct answer. Cost push inflation. Cost push inflation occurs primarily due to increase in consumer demand, increase in cost of production inputs and increase in money supply alone, fall in interest rates. तो cost push कौन सी होती है? जब inputs में increase होता है, input prices में increase होता है. So B would be the correct answer. Which of the following measures of inflation is also known as implicit price deflator? तो ये बहुत easy है, GDP deflator is the answer. Formula क्या है? Nominal upon real GDP into 100. तो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से
ये टॉपिक जो है कवर कर लिया है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एग्जाम, लेट मी टेल यू, edutap.in पे जाकर आप कुछ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, 10 to 20 मिनट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, तो आप मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से जस्ट पहले, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे रिविजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ मिलेगा। ब्रोशर डाउनलोड करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो और सुपर 78 कूपन का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको एक डेमो कोर्स चाहिए जिसमें मास्टर कोर्स के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाए और आप देख सको, तो वो अवेलेबल है 2 डे डेमो मास्टर कोर्स। ठीक है जी, तो ये सिर्फ 1 रुपी में आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लासेस के थ्रू आपको कवर करना है, 2 आवर्स की लाइव क्लासेस, ठीक है, 2-2 घंटे की लाइव क्लासेस, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, तो वो भी अवेलेबल है। इसमें 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। 15 लाइव क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी। तो इसका भी ब्रोशर है, इसे डाउनलोड करके आप डिटेल्स देख सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर द सेशन गाइस। आई विल सी यू विद अनदर वन। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।